गूंगी बहू अंधी सास। एक परिवार में 5 लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी। घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती। और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अरे भावना, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा, इसको कही बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो। इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं। आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कहने को भगवान ने आवाज दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? पापा, वो सहेली के घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा, ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद मामा जी का फोन आया था। उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका बेटा? तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा, अब जिद क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ, इसको समझाइए ना। आपकी बेटी, आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूँ, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा? वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू, देखो तो प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है। क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ? वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो? सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो? आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा। सुमित्रा, समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से? सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? भावना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है। इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस तरह से तो आपकी बेटी की शादी किसी से नहीं हो सकती। जिसके घर की औरतें गूंगी और अंधी बनकर बैठ जाए,
उस घर का कुछ नहीं हो सकता। ओम प्रकाश और राहुल सुमित्रा और भावना की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। पापा, समझ में नहीं आता कि भावना और माँ को कैसे समझाया जाए। सही कहते हो बेटा, तुम और मैं काम के सिलसिले में सारा दिन घर के बाहर रहते हैं और घर की दोनों औरतें जिन्हें सारा घर संभालना चाहिए गूंगी और अंधी बनकर बैठी हैं। पापा आप ही बताइए इसका क्या उपाय है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि इन सब की वजह से प्रियंका बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तुमने देखा उसे किस तरह से बिहेव किया था। अरे लेकिन पापा हम करेंगे क्या? हमें एक नाटक करना होगा। कुछ दिनों के लिए हम भी गूंगे और बहरे बन जाते हैं, उसके बाद इन दोनों औरतों को अकल आएगी। हाँ पापा, शायद आपकी बात ठीक है। हम दोनों हर बार बात को संभाल लेते हैं और इसी वजह से माँ और भावना कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करते। और फिर अगले दिन, भावना, नाश्ते में क्या बनाया है? जी पराठे बनाए हैं। मेरे लिए पोहा बना दो। अच्छा जी ठीक है, अभी बना देती हूँ जी। बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी पराठे हैं और पोहे बन रहे हैं। अरे बहू, मुझे तो उपमा खाने का मन था, मेरे लिए उपमा बना दो। ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। भाभी जल्दी से जरा मेरा कॉलेज के टिफिन तो पैक कर देना। और सुनो, मुझे ना भिंडी की सब्जी खाने का मन है। सुमित्रा चुपचाप बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और ये देखकर भावना को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसे लग रहा था कि ओम प्रकाश जी जो हमेशा उसकी साइड लेते थे वो भी आज चुपचाप बैठे हुए थे। शाम के वक्त प्रियंका अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर घर आती है और उधर दूसरी तरफ से राहुल भी अपने ऑफिस के दोस्तों को लेकर घर आ जाता है। प्रियंका अपने कमरे में तेज म्यूजिक चलाकर डांस करती है और राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। प्रियंका और राहुल मिलकर पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन भावना उनसे कोई शिकायत नहीं करती और सुमित्रा जी भी चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर रात को ओम प्रकाश और राहुल एक दूसरे से बातें करते हैं। पापा, हमने इतना कुछ किया फिर भी भावना कुछ बोलती ही नहीं और माँ भी कुछ गलत करने से किसी को रोकती ही नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, इन दोनों के अंदर का गुस्सा भर रहा है और बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। अगले दिन, अरे बहू, ये कपड़े धुले हैं या गंदे हैं? पापा जी कपड़े तो मैंने धोकर ही आपकी अलमारी में रखे थे। मुझे तो साफ नहीं लग रहे, एक बार और धो देना। प्रियंका, मैं सोच रहा था कि तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है ना, मत करो। एक काम करो, वैसे भी क्या रखा है शादी वादी में, तुम्हें जो लड़का पसंद है उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। इस बार ओम प्रकाश और राहुल की बात सुनकर भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा जाग उठता है। मैं किसी से कुछ कहती नहीं जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे परेशान करते ही रहेंगे। कल 4 बार मुझसे नाश्ता बनवाया, आज पापा जी मुझसे धुले हुए कपड़ों को बार बार धुलवा रहे हैं। अरे मैं इंसान हूँ जी, कोई मशीन नहीं हूँ। तुम दोनों ने मिलकर इस घर की कैसी हालत बना दी है और अपनी बहन को भागकर शादी करने के लिए कह रहे हो। तुम भाई हो या दुश्मन? ओम प्रकाश और राहुल जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं जी, तुम लोगों को ऐसी हरकत करने के बाद भी हंसी आ रही है। ये क्या कर रहे हैं जी आप दोनों? यही तो हम चाहते थे कि सुमित्रा तुम अंधी होकर ना बैठी रहो। घर में कुछ भी गलत हो तो उसे रोकने की कोशिश करो। और भावना, तुम अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार पर भी कभी मुंह नहीं खोलती, ये सही बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम्हारी भी जुबान खुले, तुम गलत बात का विरोध करो। गूंगी बहू और अंधी सास की ये जोड़ी इस घर में अब नहीं चलेगी। गांव की जिठानी शांति अपने 2 बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी, लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं।
वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है, अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है, अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी? घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है। लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तो कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है, कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़, जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जिठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी,
तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, ये तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी। ए ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीज़ें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है। ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो? खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी ये मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज़ में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए ना। बेटा, अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती। मंजरी गांव से आई है, लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है।
तुम शहर में रही हो, तुमने ये सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सर नीचा कर सबसे माफी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर आपने मुझे हमेशा ही माफ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। मंजरी ने अपनी देवरानी को खाना बनाना और घर का काम करना सिखाया, वहीं तनुजा ने भी अपनी जिठानी को पढ़ना लिखना सिखाया। शांति और सोहन ऐसी बहुएं पाकर बहुत खुश थे। गांव की सास चली बहू के ऑफिस। शादी के बाद लाली माँ को दफ्तर जाए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और सासू माँ को उसका दफ्तर जाना खटकने लगा। आते जाते वो उसे सुनाती ही रहती है। आ गई महारानी, आपकी सेवा में क्या लेकर आए? प्रणाम सासू माँ, बस अभी खाना तैयार करती हूँ, सब साथ में खाना खाएंगे। अरे इतना इंतजार तो करवा चौथ के व्रत में चांद भी नहीं करवाता जितना तुम करवाती हो। माँ जी, ऑफिस का काम बहुत जरूरी होता है। अरे तो वहीं बिस्तर तकिया ले जाओ ना, यहाँ क्यों आती हो? लाली माँ ये सब सुनने से बेहतर वहां से जाना समझती है। ऐसा नहीं है कि सास ने लाली माँ को पहले कभी प्यार से नहीं समझाया, बस लाली माँ ने सीधी बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो सास ने सोचा जो प्यार भरे गाने से नहीं होगा वो टेढ़ी बात और ताने से जरूर होगा। ऐसा क्या करती है? बस यस सर ही तो करना होता है ना। पास के गांव तक बढ़िया बस से जाओ, फिर दफ्तर में जाकर बैठ जाओ और बस घर के काम से बच जाओ। अब मैं भी जाऊंगी कल से दफ्तर। अरे इतना भी आसान नहीं है, मैं भी तो दफ्तर जाता था। तुम्ही से तो पता चला है ये सब। अरे कभी नौकरी करके देखती तो पता चलता। अच्छी बात निकल गई आपके मुंह से, अब करके भी दिखा दूंगी, और वो भी बहू के दफ्तर में ही। नौकरी भी करके दिखाऊंगी और घर के काम भी। बहू को पता चल जाता है कि सास क्या करने वाली है, लेकिन वो ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। 2 दिन बाद ऑफिस जाने के टाइम सास भी तैयार खड़ी है। अब कहीं जा रही हैं क्या सासू माँ आप? हाँ, आज से मैं भी तेरे साथ तेरे दफ्तर आऊंगी और तेरी तरह टाइम पास करूंगी। दोनों ऑफिस की बस से ऑफिस पहुंच जाती हैं। गेट पर गार्ड खड़ा हुआ है और हमेशा की तरह लाली माँ स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग गार्ड भैया। गुड मॉर्निंग लाली माँ जी, ये आपके साथ है? अरे प्रणाम चौकीदार जी, कुछ खाया करो। इतना दुबले पतले होकर चौकीदारी क्या खा करोगे? माँ जी, गार्ड ही बोल लीजिए। अरे गार्ड माने भगवान होता है, आती है अंग्रेजी हमें। काहे बनाए हम तुम्हें अपना भगवान, आए बड़े। लाली माँ सासू माँ को अपने बॉस के कैबिन तक ले जाती है और मिलने को कहकर वहां से चली जाती है। जी, आपकी तारीफ। अरे पूरा मोहल्ला करता है, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए ना। अब मेरा मतलब है आपको लोग कैसे जानते हैं? लाली माँ की सासू माँ। मेरा मतलब था कि आपका नाम क्या है? सिमरन देवी। अरे वाह, बहुत मॉडर्न नाम है। ऑफिस का नाम है, घर का नाम तो है मालती बाई। अच्छा अच्छा, लालिमा, इनकी जगह दिखा दो। हैं? ये मुझे अपनी जगह दिखाएगी? ये बहू है मेरी, इसकी ये हिम्मत। अरे मेरा मतलब है कि ये आपको बता दे कि आपको कहाँ बैठना है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। लालिमा, तुम अपना काम करो। अरे कोई काम नहीं करती ये, घर पे भी नहीं करती, यहाँ क्या खाक करेगी? लाली माँ बॉस का लिहाज रखते हुए कुछ नहीं बोलती। बॉस खुद ही सासू माँ को एक डेस्क तक लेकर जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ बैठना है। अरे ये घूमने वाली कुर्सी पर नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, चक्कर आ जाएंगी। चकोटा या आसन लगवा दीजिए, आराम से बैठूंगी जमीन पर। जमीन से जुड़ी हुई हूँ मैं बहुत ही। हाँ देखिए, आपको यहीं बैठना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये आपका घर है?
नहीं तो आप भी ना बहुत भोले हैं। मेरा घर तो गांव में है, ये तो आपका ऑफिस है। अरे ऐसी चीजें मत भूला करो, और चोमू बना देंगे किसी दिन। बैठ जाइए और मुझे सारे जरूरी मेल भेज दीजिए। ये रहा कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर की क्या जरूरत है, मेल तो हाथ से निकलेगा ना। ला एक पत्थर, ला हाथ घिस दूं। क्या हाथ का मेल? तभी सिचुएशन को संभालने के लिए बहू आ जाती है। अच्छा ये छोड़िए, आप वहाँ पेंट्री से कॉफ़ी ले आइए अपने लिए। अरे इतना तो मुझे भी पता है कि कंप्यूटर पे लिखने का काम हो जाता है, फिर कॉपी क्यों मंगवा रही हो? अरे माँ जी, कॉफी, पीने वाली कॉफी। तू मुझसे काम करवाएगी? तेरी सास हूं मैं। मेरी भी तो सुन लो कोई, आपका बॉस हूं मैं। हाँ हाँ सुनाओ ना। क्या सुनाऊं? अरे बेटा तुम बॉस हो, जो मन करे सुना देना, बस गाना मत सुनाना। अगर तुम अच्छा नहीं गाओगे ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। अरे यार, अच्छा एक काम करते हैं, आपको क्या क्या आता है? ठंडा खा लूं तो नाक आती है, तीखा खा लूं तो हिचकी, और ज्यादा खाना खा लूं तो यह हम बता नहीं सकती मैं। अरे मेरा मतलब था कि काम में क्या क्या आता है। बहू बहुत काम आती है, पति भी काम आते हैं, बेटा भी। देखो काम तो अपने ही आते हैं ना, जैसे भी हो। हे भगवान, क्या करूं माँ जी आपका। अरे बेटा मेरा ना कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा मंगल बहुत मजबूत है। हाँ अच्छा, मंगल से याद आया, बताओ कितने ग्रह हैं सूर्यमंडल में? मंगल, शनि, पृथ्वी, और बताओ। हाँ सब बढ़िया, तुम बताओ बेटा। बॉस वहाँ से परेशान होकर चले जाते हैं। लंच के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हो रही है जिसमें कई सारे लोग हैं। किसी को कोई आइडिया भी है कि क्या हो रहा है? हाँ हाँ, वो चौकीदार काम छोड़ के बिल्ली के साथ खेल रहा है। वो सुकड़ी मैम ना दिन भर से बगल वाले लड़के से खुसुर पुसुर कर रही है, और आपके कैबिन से आवाज आ रही है जिसमें आपको कोई गाली बक। बस बस, वो मेरे हेड है। मेरा मतलब था कि मार्केट में क्या हो रहा है। बाहर तो हल्की धूप निकली हुई है, ट्रैफिक वैसे बहुत ज्यादा है। आपको कहीं जाना तो नहीं ना, शाम को ही निकलना। हाँ अम्मा जी थोड़ी देर चुप रहिए, हम काम की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, बूढ़े लोगों की सुनता ही कौन है भला इस जमाने में। तू भी चुप कर ले, जिस दिन तू बूढ़ा होगा ना पता चलेगा। माँ जी प्लीज। ठीक है ठीक है, देखो मुंह पे उंगली रख लेती हूँ बस। गाइस, कोई नया आइडिया लाना होगा। लास्ट मंथ हमारे प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है मार्केट में। अब सॉरी सर। लालिमा, तुम कुछ प्रेजेंट करने वाली थी ना? लालिमा खड़ी होके अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देने लगती है। प्रेजेंटेशन के बाद तालियां बजती है। बहू सास के बगल में आकर बैठ जाती है। ये इतना सब तूने कब किया बहू? और अंग्रेजी तो पटर 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 बोल रही थी तू। रात को बर्तन साफ करके इसी में ही लगी रहती हूँ। रात को जाके व्हाट्सएप नहीं चलाती रहती हूँ माँ जी। ऑफिस खत्म होते होते बॉस लालिमा और सासू माँ को कैबिन में बुलाते हैं। वेल डन लालिमा, गुड जॉब। नीलिमा की सासू माँ जी, आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है, पूरी मेहनत से काम करती हैं। सो तो है। कैसा लगा हमारा ऑफिस आपको सासू माँ? ऑफिस तो अच्छा है, पर मुझे समझ नहीं आया। हम ऐसे बिना इंटरव्यू किसी को दफ्तर में काम नहीं करने देते, पर लालिमा के कहने पर हमने आपको इज्जत दी ताकि आप भी यहाँ आकर देख सके कि दफ्तर में टाइम पास नहीं बल्कि बाकी सब लोग काम करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी होनहार बहू मिली है आपको। घर और दफ्तर दोनों अच्छे से संभाल रही है। समझ गई। हाँ अब सॉरी यहीं बोल दूं कि मेल डालना पड़ेगा?
लाली माँ, बॉस और सासू माँ तीनों हंसने लगते हैं और सासू माँ को बहू रानी के काम की अहमियत पता चल जाती है। एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। आहा, इसीलिए मुझे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस, दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मोरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं, इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती हैं।
अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया। तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वो अरे जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ। बस अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी? प्रेग्नेंट सास। जमाना कितना भी बदल जाए, इतना भी नहीं कि बहू घर आए और सास गर्भवती दिख जाए। देखो मीरा, माँ का पूरा ख्याल रखना है, उनसे अब काम नहीं होता है। क्यों, क्या हो गया है? तुम्हारी माँ तो हट्टी कट्टी दिख रही है, पूरी शादी में घोड़ी की तरह नाची है, अब क्यों काम नहीं होता उनसे? वो माँ प्रेग्नेंट है ना, बच्चा होने वाला है। मैं कभी भी भाई बन जाऊंगा इस साल के अंत तक। क्या बोल रहे हो? वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। यार पहले क्यों नहीं बताया? कैसा मजाक है ये? झूठ बोल रहे हो ना? हाँ झूठ बोल रहे हो ना? तभी ससुर की आवाज आती है। बहू पानी गरम कर दे, तेरी सास को दवाई देनी है। समय पर दवाई ना दी तो परेशानी हो जाएगी। और हाँ जरा काजू पीस कर दूध में मिलाकर ले आना, तेरी सास खुद से तो अपनी संभाल करेगी नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये ससुर जी को क्या हो गया है? मैं क्या सोच कर आई थी? हाय रे, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। अब ये रोना धोना बाद में करना, पहले गर्म पानी कर दो, माँ को दवाई देनी होगी। और हाँ, रात को माँ के पैरों में तेल लगा देना। बहू को गुस्सा आ जाता है, वो बड़बड़ करती किचन में जाती है जहाँ उसका ससुर खड़ा होता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके सरों पर। इस उम्र में माँ बनना खतरे से खाली नहीं होता। हाँ हाँ पता है, तो क्यों बन गई माँ? अरे खतरे से कम नहीं है तो क्या जरूरत थी लल्ला पैदा करने की? कैसी बात कर रही हो बहू? क्या तुम खुश नहीं कि घर में एक नया मेहमान आएगा, छोटे छोटे पैरों से पूरे घर में घूमेगा? पिताजी ये हाथ जोड़े आपके, आप यहाँ से जाओ, ये शायरी बाद में बताना, अभी मैं पानी गरम करके थर्मस में दे देती हूँ। सारा दिन पिलाते रहो गरम पानी, और हाँ ये बच्चे की बात बार बार मुझसे कोई नहीं करेगा। बहू का पारा अब चढ़ा ही रहता था। वो काम तो सारा करती, लेकिन किलस किलस कर। मीरा सारे काम से फुर्सत पाकर बैठी होती है कि माँ का फोन आ जाता है। बेटा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे सर पर, अच्छे से निभाना। ससुराल में हर किसी को खुश रखना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन भगवान ही हिम्मत देता है बहू को हर कुछ सहकर सबको खुश रखने की। क्या बड़बड़ किए जा रही हो माँ? जानती भी हो कि यहाँ क्या चल रहा है? मेरी सास, अरे तेरी सास तो देवी है देवी। कितने खुश हो रहे थे सारे तेरी सूरत देख देख कर। पता नहीं जैसे बहू नहीं कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो उन लोगों को। अरे बात तो पूरी सुनो। मन मांगी बुरा तो पूरी हुई है। अरे मेरी सास को बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो। क्या बकवास कर रही है मीरा? ये बात किसी को कहना मत। मुझे तो बता दिया, लेकिन अब अपनी जबान सिल ले। कहाँ है तेरी सास? बात तो करा मेरी। पूछू जरा, पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा खिलाने का शौक कहाँ से आ गया? और आया भी तो बताना तो चाहिए था। अब क्या नाक कटाने के लिए हम लोगों से रिश्ता जोड़ा है? रुक, तेरे पापा से बात करती हूँ। मीरा फोन रखकर लेट जाती है। वो एक सपना देखती है कि उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है। भाभी की गोद में कितना खुश दिख रहा है ना, लग ही नहीं रहा कि भाभी है। मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, सोने की बालियाँ,
तेरी शादी में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, इसकी जिम्मेदारी तो तू ही लेगा। हम लोगों का तो कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाला उठा ले। बहू को सास को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे बहू, तुझसे तो पूछने से भी डर लगता है कि कब खुशखबरी सुना रही है। अब तो अपनी 1 महीने की ननद की ही जिम्मेदारी संभाल ले, बहुत है। अपने जेवर भी रख देना और पैसे भी जमा करना शुरू कर दे। वो बात आगे बढ़ाती उससे पहले ही बहू जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने जेवर किसी को नहीं दूंगी। अरे कौन ले रहा है तुम्हारे जेवर? तुम औरतें भी ना सपने में भी जेवर ही संभालती रहती हो। मैंने जो सपना देखा है ना, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अच्छा, तुम अपना सपना बाद में बताना, पहले मेरा सुनो। कल मैंने इतना अच्छा सपना देखा कि अगर वो पूरा हो जाता है ना तो मैं तुम्हारे लिए रानी हार बनवा दूंगा। बहू अब सारे गम भूलकर पति का सपना सुनने में लग जाती है। अरे क्या सपना था, बताइए ना। बोलिए भी तो, क्या सपना है? मैं पूरा कर दूंगी अगर बात रानी हार की है तो। बोलिए बोलिए। मैंने रात को सपना देखा कि माँ को बेटी हुई है और मुझे बहन। सच्ची, इस घर में बेटी हो जाए तो मैं तो झूम ही उठूं। मीरा का मुंह बन जाता है। वो चुप हो जाती है और सपने की बात याद करती है कि बेटी हुई तो उसे ही अपने गहने उसे देने होंगे। फिर तो रानी हार की जरूरत पड़ेगी ही। भाई लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो जेवर तो चढ़ाने ही होंगे ना, कहाँ से आएंगे वो? कितनी समझदार हो तुम मीरा। मैंने भी यही सोचकर तुम्हारे लिए रानी हार लेने का सोचा था। अरे फूटी किस्मत मेरी जो ऐसा परिवार मिला। मेरे पापा की तो मैं अभी क्लास लगाती हूँ, जो सब जानते हुए भी ऐसे परिवार में मेरी शादी कर दी। बहू पिता को फोन लगाने ही वाली होती है कि ससुर की फिर से आवाज आती है। बहू, गरम पानी ले आ जल्दी, थर्मस में खत्म हो गया है। बाद में खबर लेती हूँ मैं पापा की, पहले सास को गर्म पानी दिया हूँ। बहू अभी किचन में काम कर ही रही थी कि मीरा के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो हाथ में ढेर सारे फल लेकर आते हैं। मीरा के पिता मीरा के ससुर से कहते हैं, लीजिए भाई साहब, ये फल रखिए, बहन जी को खिला दीजिएगा। वैसे कैसी है उनकी तबीयत? बस पता तो है आपको, ऐसे वक्त में जो होता है बस वही सब। मुझे तो सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन चलिए, भाग्य में जो है लिखा उसे कौन टाल सकता है। डॉक्टर को दिखाए? हाँ, बस डॉक्टर आने ही वाला है। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। उतने में एक सुंदर सी लेडी डॉक्टर आती है। पेशेंट कौन है आप? अरे नहीं जी, मैं तो बहू हूँ इस घर की। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती पोता या पोती के बारे में। अभी तो मेरी सास ही। अरे चुप हो जाना, देख तो ले, डॉक्टर है ये, किसी के भी सामने गुस्सा फोड़ देती है। डॉक्टर कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है। पीछे से सास भी निकल आती है। हे भगवान, इतना दुख तो किसी को भी ना दे जितना मुझे दिया है। देखिए बहन जी, आप लोगों को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था। वही तो मैं भी कह रही थी कि आप लोगों के लिए तो सोचना भी गुनाह है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मैं माँ नहीं बन सकती, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। ये कैसे? तुम तो बोल रही थी कि अरे वो गैस का दर्द था और पेट भी गैस से फूल रहा था। डॉक्टर ने चूर्ण दे दिया है, गर्म पानी से फांकना है। मैं अभी लाती हूँ गर्म पानी। अरे मैं तो गीजर ही लगा देती हूँ। हाय रे, खुशी के मारे पागल ना हो जाओ। कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी? उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हो, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी,
होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है, सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं, सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाऊं। हाँ अच्छा माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है, सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं, सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ देखो तो दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना,
ये सोने के धागों से काढ़े गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद।